So this is the third lecture of our inheritance chapter. पिछले लेक्चर में हमने क्रॉसिंग ओवर और जीन लिंकेज को डिटेल से डिस्कस किया था एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। और इसमें जो सेकंड और लास्ट एक्सेप्शंस हैं मेंडलियन इनहेरिटेंस की, जो कि हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड ओवर डोमिनेंस है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास सेक्स लिंक ट्रेट्स, और आखिर में सेक्स लिंक ट्रेट्स के साथ साथ हम एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर हीमोफीलिया को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। हमने कहा था कि मेंडल ने 3 लॉज दिए थे, राइट। मेंडल ने हमारे पास 3 लॉज दिए थे। हमारे पास सबसे पहले कौन सा था? लॉ ऑफ, इसको लेट मी जस्ट यस, सबसे पहले हमारे पास लॉ क्या था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। सेकंड लॉ कौन सा था हमारे पास? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि हमारे पास उन्होंने दिया था विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड द थर्ड वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि दिया था विद द हेल्प ऑफ असॉर्टमेंट, वो तो जो कि दिया था विद द हेल्प ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस, राइट। अच्छा, तो ये तो उन्होंने दिए थे। अब सबसे पहले डोमिनेंस क्या है? डोमिनेंस तो मैं आपको बता चुका हूँ, इट्स वेरी सिंपल। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज़ नथिंग। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि डोमिनेंस है क्या? डोमिनेंस है कि आपके पास, क्योंकि किसी भी एक जीन की आपके पास डिफरेंट उसके वर्जन्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, उसको हमने नाम दे दिया था अलीज, राइट। अब एक हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म में, एक हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म में आपके पास उस जीन का जो अली है, जो उसकी वर्जन है, कोई एक अली ही आपके पास एक्सप्रेस होगी इन फिनोटाइप, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास जीन है, जीन फॉर हेयर कलर, ठीक है, एक जीन है हमारे पास ब्राउन हेयर कलर के लिए, एक है आपके पास ब्लैक हेयर कलर के लिए। अब जाहिर सी बात है, कोई एक ही एली जो है उस वो ही अपेयर होगी इन द फिनोटाइप। अगर वो ही अपेयर होती है तो वो है हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस। व्हेन टू कंट्रास्टिंग एलीज ऑफ अ जीन्स आर प्रेजेंट टुगेदर इन अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल, ओनली ओनली वन एली, और वो एली क्या होगी? डोमिनेंट होगी या रिसेसिव होगी? वो होगी डोमिनेंट, एज वी डिस्कस इन आवर फर्स्ट लेक्चर। वो होगी डोमिनेंट। डोमिनेंट ही एली ही आपके पास एक्सप्रेस होगी इन द फिनोटाइप, जो कि अदर होगी रिसेसिव एली, वो मार्क्स हो जाएगी, वो पेयर नहीं होगी। दैट इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। ये मेंडल ने दिया था। अब आपके पास हमेशा इस तरह से नहीं होता, हमेशा इस तरह से नहीं होता। हमारे पास क्या होता है फिर? सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। ऑलराइट, तो हमारे पास ये डेफिनेशन होगी। अब इसकी डिफाइन इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर टी जो है एक जीन है जो आपके आपके पास टॉलनेस की है, फॉर एग्जांपल हाइट की हम बात कर रहे हैं, एक जीन है हाइट की, उसके लिए टी जो है आपके पास टॉलनेस को, और स्मॉल टी जो है आपके पास डॉफ हार्ट के हाइट के लिए। तो आपके पास अगर दो हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म में आपके पास, क्योंकि डोमिनेंट जो है वो आपके पास क्या है? टॉलनेस वाली जीन, तो आपके पास अगर ये आ जाती है तो आपके पास जो इंडिविजुअल होगा वो टॉल ही होगा। लेकिन हमेशा इस तरह से नहीं होता। फॉर एग्जांपल इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कार कॉलिन्स, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपके पास कार कॉलिन्स के 3-4 आपकी किताबों में, जब आपकी किताब में जो है कार कॉलिन्स का ताल्लुक, कार कॉलिन्स का नाम 3-4 बार आया। मैंने आपको सब बताया था कि लाइक कहाँ कहाँ आपने कार कॉलिन्स के बारे में पढ़ा है। सो यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी कंट्रीब्यूशन ऑफ हिम, ठीक है, ताकि कोई भी एमसीक्यूज में पूछ लें तो आप बता सको। हमेशा मैंने कहा कि इस तरह से नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, कैसे ऐसा हमेशा क्यों नहीं हो सकता? आपके पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ जाती है, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कार कॉलिन भाई साहब आपके पास देख रहे थे 4 o'clock प्लांट को, ठीक है, 4 प्लांट को वो देख रहे थे। वो कह रहे थे कि जो पेरेंट है, जो प्लांट था वो एक रेड था और एक वाइट था,
ठीक है, जो सिंपल उन्होंने क्रॉस कराया, उन्होंने क्या क्रॉस कराया, उन्होंने कहा एक रेड प्लांट है पेरेंटल टाइप में और आपके पास एक वाइट है, उन दोनों को आपने आपस में क्रॉस करवाया। अब जाहिर सी बात है जो इंडिविजुअल आने चाहिए वो या रेड होने चाहिए या वाइट होने चाहिए, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग आए वो ना ही रेड थे ना ही वाइट थे बल्कि पिंक थे, राइट। पिंक क्या है, पिंक है आपके पास इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट शेड। किसका इंटरमीडिएट शेड है आपके पास, अगर रेड और वाइट इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों को अगर मिक्स करो तो आपके पास, या इमेजिन करो कि आपके पास मिक्स कर रहे हो, तो आपके पास इंटरमीडिएट जो आपके पास बनेगा, जो कलर होगा वो आपके पास क्या बनेगा, पिंक। तो आपके पास उन्होंने ये देखा कि मैं रेड और वाइट ये दो पेरेंटल टाइप है, मैं इन दोनों को क्रॉस करवा रहा हूँ, मुझे इन दोनों फिनोटाइप के अलावा नई फिनोटाइप आ रही है, ठीक है, नई फिनोटाइप आ रही है। जितने इंडिविजुअल हैं, जितने भी फर्स्ट फेटल जनरेशन में जितने ऑफस्प्रिंग हैं वो सब के सब पिंक कलर के हैं, ठीक है। अब ये मसला पैदा हो गया, फिर इन्होंने इन पिंक कलर वाले प्लांट को दोबारा से सेल्फ फर्टिलाइज कराया। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। इन्होंने इसको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। अब सेल्फ फर्टिलाइज जब उन्होंने करवाया, आपस में जब इनको क्रॉस करवाया, तो वो देखते हैं जो रेड कलर की जीन थी वो ऑफ कोर्स आपके पास जो उन्होंने ली थी वो R1 कह देते हैं, वाइट कलर की कह देते हैं R2 कह देते हैं, ठीक है। जो आपके पास इस तरह से आप पनेट स्क्वायर टेबल, होपफुली अभी तक तो आपको पनेट स्क्वायर टेबल ड्रॉ आराम से करना आ जाना चाहिए, तो आपके पास R1 R2 आएगी। जब आप इनको इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे R1 R2 को आपस में, तो आपके पास जो सेल्फ फर्टिलाइज करने के बाद जो आपके पास जो इंडिविजुअल्स आएंगे उनकी जो फिनोटिपिक रेशो बनेगी, फिनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो, दीज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, और हमने ये बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में आपने देखना है कि फिनोटिपिक रेशो की बात हो रही है, जीनोटिपिक रेशो की बात हो रही है। तो फिनोटिपिक रेशो जो इनकी आई वो क्या थी, वो देखते हैं कि भाई फिनोटिपिक रेशो आपके पास है 1:2:1, मतलब कि 1 रेड है 1 वाइट है और 2 पिंक है, और जीनोटिपिक रेशो भी वही है 1:2:1। सो दिस इज द ओनली टाइप ऑफ डोमिनेंस विदाउट, इससे पहले मैं आगे जाऊँ, दिस इज द ओनली टाइप ऑफ डोमिनेंस जिसमें जीनोटिपिक एंड द फिनोटिपिक रेशो बोथ आर सेम। एमसीक्यूज आ जाए तो आपने लिखना है, क्या लिखोगे आप लिखोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कौन वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, कार्ल कॉरेंस, राइट। किसने इनको डिफाइन किया था, कौन से प्लांट की बात हो रही है, 4 o'clock प्लांट की बात हो रही है, जिसको आप क्या कहते हो, मेला जीबी, सॉरी मेरा बिली जलापा, आई थिंक मैं इसको करेक्ट प्रोनाउंस नहीं कर रहा, बट जो भी है, मेरा मेला बिलीस जलापा, बुक्स में आप देख लेना करेक्ट इसकी क्या स्पेलिंग क्या है। तो इन्होंने ये बताया। अब इसको 4 o'clock प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके फ्लावर जो हैं वो ब्लूम करते हैं अराउंड 4 PM, ठीक है, इसलिए नाम पड़ गया 4 o'clock प्लांट। तो इस तरीके से उन्होंने कहा था, और इस केस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देयर इज नो डोमिनेंट और रिसेसिव, कोई डोमिनेंट नहीं है कोई रिसेसिव नहीं है, ठीक है, कोई डोमिनेंट कोई रिसेसिव वाली कहानी यहाँ पर नहीं है। आपके पास जो हमेशा आपके पास आयनी है, जो आपके पास ऑफस्प्रिंग आएंगे वो इंटरमीडिएट होंगे, ना ही पेरेंटल फिनोटाइप के साथ होंगे, ना ही आपके पास दोनों पेरेंटल फिनोटाइप के, ना पेरेंटल टाइप फिनोटाइप से मिलेंगे ना मटरनल फिनोटाइप से मिलेंगे, राइट। तो इंटरमीडिएट होंगे। तो ये तो डिफरेंट हो गया। मेंडल का लॉ तो ये नहीं कहता था, मेंडल लॉ को तो ये कहता था कि फिनोटाइप में सिर्फ डोमिनेंट एली ही अपना रिस्पॉन्स शो कर सकती है। यहाँ पे तो ना डोमिनेंट शो कर रही है ना रिसेसिव शो कर रही है, उन दोनों का इंटरमीडिएट शो कर रही है, राइट। तो ये मसला बन गया। अब इसका याद रख लेना है 2-3 बातें, बल्कि आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। आगे आपके पास आ जाती है को डोमिनेंस। अब को डोमिनेंस में और मसला आ गया। को डोमिनेंस में क्या मसला आया, आपके पास हमने कहा था कि या फिर तो डोमिनेंट फिनोटाइप अपना रिस्पॉन्स शो करना चाहिए या फिर तो इंटरमीडिएट, अभी तक तो हमें पता लगा। लेकिन को डोमिनेंस में क्या हुआ कि आपके पास जो दोनों एली है ना, एक जीन की जो दोनों फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो दोनों अपेयर हो रही हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक है। मतलब कि इस केस में भी कोई डोमिनेंट नहीं है कोई रिसेसिव नहीं है, देयर इज नो डोमिनेंट देयर इज नो रिसेसिव एंड देयर इज नो इन्फ्लुएंस
like no one has the influence at that affect the expression of the other. ठीक है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। आपके पास दो दो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स जो हैं एक जीन के, जिसको आप एली कह रहे हो, वो दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक साथ अपेयर होते हैं, साइमल्टेनियसली अपेयर होते हैं, राइट। सो बोथ contrasting pairs, contrasting characters appear together इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। सारी सी बात है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही आपके पास दोनों कंट्रास्टिंग कैरेट आएंगे ना। होमोजाइगस में तो या फिर तो एक होगा और दूसरा नहीं होगा। होमोजाइगस डोमिनेंट में, होमोजाइगस रिसेसिव में जो रिसेसिव होगा वो होगा, डोमिनेंट वाला नहीं होगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो होता है ना कि दोनों ही जो एलीज होते हैं दोनों एक साथ आते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल उन्होंने दे दी। इसकी एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल MN ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है। आपके पास MN ब्लड ग्रुप में आपके पास क्या आता है, फॉर एग्जांपल जो L जीन है उसमें अगर ये दोनों आ जाए तो आपके पास ये दोनों एंटीजन्स होते हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में अगर आपके पास जो पर्सन है जो कि जिसका AB ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप, उनमें आपके पास A एंटीजन्स भी होते हैं, B एंटीजन्स भी होते हैं ब्लड RBCs के ऊपर, राइट। तो ये आपके पास क्या इसकी एग्जांपल है कोडोमिनेंस की। इसमें भी देयर इज नो रिसेसिव, देयर इज नो डोमिनेंट, कोई रिसेसिव नहीं है, कोई डोमिनेंट नहीं है, दोनों ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में। यू हैव टू रिमेंबर दिस, हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों अपेयर हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ अपेयर हो रहे हैं, ठीक है। ये भी अगेन मेंडल की डोमिनेंस तो ये नहीं कहती थी, मेंडल की डोमिनेंस कहती थी कोई एक ही वर्जन या कोई एक ही फॉर्म ऑफ जीन जो है वो अपेयर होगा इन द फिनोटाइप, राइट। ये यहाँ पर भी मसला आ गया। अच्छा, यहाँ पर जो है ना A एंटीजन और B एंटीजन, इसके बारे में लाइक ABO ब्लड ग्रुप आपके सिलेबस पे नहीं है, वरना हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप करना चाहते हो इसको डिस्कस, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं जो है मैं इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बता दूंगा, बट दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर MD का सिलेबस स्टिल नाउ, आगे का पता नहीं। अगर आ गया तो हम डिस्कस कर लेंगे। जो फ़र्क पड़ता है ना, देखो जो H सब्सटेंस होता है एक, वो होता है फीकोज, ठीक है। फीकोज इट्स अ शुगर। RBCs के ऊपर आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, मैं यहाँ पे चलो डालता हूँ, ये आपके पास RBCs है। RBCs में ये यहाँ पर जो है एक शुगर होती है, उसको कहते हो फ्यूकोज, और इसी को आप कहते हो H सब्सटेंस, ठीक है। अब ABO ब्लड ग्रुप की जो जीन है ना, ठीक है, वो क्या करती है, वो जीन आपके पास किसको कोड करती है, जीन कोड करती है एक एक पॉलीपेप्टाइड चेन को, राइट। और इंजाइम क्या है, इंजाइम आर प्रोटीन्स। हमने इंजाइम वाले लेक्चर में अच्छे से इस सब चीज़ों को डिस्कस किया था। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो जीन है जो अपेयर होना चाहती है, वो अपना पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन से आपके पास एक एंजाइम बन जाता है। वो एंजाइम इस एच सब्सटेंस पे, या फिर तो मोर बायोलॉजिकली स्पीकिंग तो हम बात करें फीकोस पे, इस फीकोस के ऊपर आपके पास उसने इसके टर्मिनल पोर्शन में इसने कुछ ग्रुप्स ऐड करवाना है इस एंजाइम ने। अगर ये ग्रुप आपके पास फॉर एग्जांपल हो जाए एन एसिटाइल ग्लूकोसमी आई थिंक, तो आपके पास ब्लड ग्रुप बन जाता है। ब्लड ग्रुप होगा आपके पास ए, राइट। आपके पास एन एसिटाइल नॉट ग्लूकोसमी, एन एसिटाइल गलेक्टोसमी, ठीक है। तो आपके पास एस सब्सटेंस पे आ जाए ए ब्लड ग्रुप। बी पे अगर आपके पास गलेक्टोज आ जाए तो आपके पास बी ब्लड ग्रुप। अगर आपके पास कोई एडिशनल शुगर ना अटैच हो, सिर्फ एच सब्सटेंस हो, सिर्फ फिकोज आपके पास टर्मिनल, या फिकोज आपके पास सिर्फ फिकोज हो आपके पास, ठीक है, सिर्फ एच एंटीजन हो, तो आपके पास ओ ब्लड ग्रुप होगा, राइट। तो ये होता है। अब ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या है आपके पास, एच सब्सटेंस पे आपके पास, अब ये चीज़ आपको ऑफकोर्स याद करने वाली नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट प्रेजेंट इन योर सिलेबस, बट मैं कह रहा हूँ लाइक ये एच सब्सटेंस में आपके पास A एंटीजन भी होगा, A एंटीजन भी होगा, और आपके पास B एंटीजन भी होगा। अगर मैं इसको हम्म और ये दोनों अपेयर हो रहे हैं, ये एक जीन है, जीन क्या है आपके पास, RBCs में जो एंटीजन यहाँ पे आके अटैच होना है, राइट। अगर वो एंटीजन आपके पास एन एसिटाइल ग्लेक्टोसमी है तो A है, अगर ग्लेक्टोज है तो B है। अब इन दोनों में से कोई एक अपेयर होना चाहिए, बट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब कि
जब ए और बी दोनों अपेयर हो रहे हैं, उन दोनों की जीन्स, उस केस में ये दोनों ही एक साइमल्टेनियसली अपेयर हो रहे हैं, दैट्स को डोमिनेंस। ठीक है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है कि दोनों जो जीन्स की एलीज हैं वो दोनों अपेयर नहीं हो रही, बल्कि कोई इंटरमीडिएट अपेयर हो रहा है। एमसीक्यूज में इंटरमीडिएट का वर्ड आ जाए तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अगर दोनों साइमल्टेनियसली अपेयरेंस का कोई वर्ड आ जाए तो आप लगाओगे को डोमिनेंस। ठीक है, दोनों की एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आखिर में आ जाता है हमारे पास, लास्ट है हमारे पास ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस में क्या आता है, अगर आपके पास दो फिनोटाइप्स है ना, राइट, इसको मैं मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं आपको बताता हूँ, चलो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास दो, आपके पास होती हैं, आपके पास दो फिनोटाइप्स होती हैं। एक आपके पास होती है वाइल्ड टाइप होती है किसी भी एक फिनोटाइप की। ठीक है, वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप इज़ द मोस्ट कॉमन। वाइल्ड का वर्ड यहाँ पे आ गया ना, उसको समझ लेना कि ये सबसे ज़्यादा अपेयर होने वाला फिनोटाइप है। मतलब कि एक जीन है, फॉर एग्जांपल टॉलनेस की जीन है, वो टॉलनेस की जीन जो है, मेरे पास 100 इंडिविजुअल हैं, उन 100 इंडिविजुअल में से 70 जो है वो टॉल हैं। इसका मतलब जो वाइल्ड फिनोटाइप है वो टॉलनेस वाली है। ठीक है, तो आपके पास दो फिनोटाइप्स में से एक जो ज़्यादा कॉमन है इन पॉपुलेशन में, वो आपके पास वाइल्ड उसको रेफर करते हो और उसको हमेशा पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, और एक होती है म्यूटेंट फिनोटाइप। म्यूटेंट फिनोटाइप कहा था कि मैंने द रेयर फॉर्म ऑफ अ फिनोटाइप। ठीक है, जो रेयर है, तो म्यूटेंट फिनोटाइप वो क्या है आपके पास, रेयर फिनोटाइप, रेयर। ठीक है, रेयर रेयर फिनोटाइप। अच्छा, तो आप इसको आप नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हो, इसमें कोई प्लस या उसका कोई सीन नहीं होता। अब ओवर डोमिनेंस क्या है, ओवर डोमिनेंस में ये है कि आपके पास अगर हेट्रोजाइटिक एक्सप्रेशन है ना, ठीक है, हेट्रोजाइटिक एक्सप्रेशन में क्या होगा, एक आपके पास वाइल्ड होगी, एक आपके पास नॉर्मल जीन होगी। फॉर एग्जांपल ये दो कंडीशन है। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो फिनोटाइप होती है वो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिनोटाइप को शो कर रही होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, फ्रूट फ्लाई मतलब कि ड्रोसोफिला, उसका क्वांटिटी ऑफ फ्लोरिसेंट पिगमेंट इन आइज। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लाइक इट्स आइज ग्रो अंडर लाइट, लाइट के अंदर जो है ड्रोसोफिला की लाइट जो है वो ग्लो करती है। अब डोमिनेंट जो आपके पास उस ग्लो करने के लिए जो पिगमेंट ज़रूरी है, उस पिगमेंट को बनाने के लिए आपके पास जो जीन है, वो डोमिनेंट जो जीन है वो आपके पास, जाहिर सी बात है जब अगर वो पेयर होगी तो लाइट जो आईज है वो ज़्यादा लाइक ज़्यादा ग्लो करेंगी अंडर लाइट। एम आई राइट? और रिसेसिव जो है अगर वो अपेयर होगी तो आपके पास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट जो उसका ड्रोसोफिला की आईज है वो आपके पास कम ग्लो करेंगे। ऐसा होना चाहिए ना, मतलब कि डोमिनेंट जो आपके पास अगर अपेयर हो रही है ना, डोमिनेंट एक होमोजाइगस डोमिनेंट ड्रोसोफिला की जो आई का जो पिगमेंट है, उसकी आई जितनी ग्लो हो रही है अंडर लाइट, उससे ज़्यादा आई ग्लो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डोमिनेंट आ गई ना, दोनों ही जीन्स आपके पास डोमिनेंट अपेयर हुई हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ओवर डोमिनेंस में क्या होता है, अगर हेट्रोजाइगस आपके पास एक्सप्रेशन है तो उस केस में आपके पास डोमिनेंट से भी ज़्यादा आपके पास फिनोटाइप जो फिनोटाइप है वो अपना एक्सप्रेशन शो कर रही होती है, दैट्स ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस नाम से ही जाहिर है, ओवर द डोमिनेंस। इसकी एग्जांपल हमने डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि क्वांटिटी ऑफ फ्लोरेसेंट पिगमेंट इन आइज ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने जो है चीज़ें याद रख लेनी है। जो ड्रोसोफिला की जो आइज़ होती है ना वो कंपाउंड आइज़ होती हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स की तरह। तो इसका मतलब है कि लाइक जो आइज़ है ना वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी होती है, और हर यूनिट के पास एक, ऐसे समझ लो, एक छोटी आई होती है जिसका अपना लेंस होता है, अपना लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत बनाया है। लाइक आप ऐसे समझ लो, छोटी छोटी आई की यूनिट और हर आई के पास अपना अपना लेंस, अपना अपना लाइट सेंसिटिव सेल्स। ठीक है, तो लाइक ये कितना कॉम्प्लेक्स है। तो अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को हम झुटलाएंगे। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारे पास सारा का सारा पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये सारे पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस थे, हमने सारे डिस्कस कर लिए, दो इट वॉजन अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आगे हमारे पास जो आता है ना पार्ट, वो है आपके पास मल्टीपल एलीज। इससे पहले मैं मल्टीपल एलीज के पास जाऊँ, एक चीज़ जो है, मल्टीपल एलीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। मैं ये बताना चाह रहा था उसके पास जाएं हम अगर, ठीक है,
लेकिन हम डिस्कस कर लेंगे अगर एम्प्टी कैट के पार्ट में आ गया। यहाँ पे जो है ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये बात लिख लो कि देयर इज नो, एब्सोल्युटली नो नीड फॉर अ टेस्ट क्रॉस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई टेस्ट क्रॉस की जरूरत हो पड़ सकती है आपको? नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस कब आएगा आपके पास? जब आपके पास इंटरमीडिएट शेड आना है। इंटरमीडिएट शेड कब आना है? जब आपके पास हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन होगी। ठीक है, तो इसलिए देयर इज नो नीड फॉर अ टेस्ट क्रॉस। और किसके लिए आपको टेस्ट क्रॉस की नहीं जरूरत होती? और आपको टेस्ट क्रॉस की जरूरत नहीं होती फॉर एग्जांपल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होती है? आपके पास अगर ट्रेड आपके पास एक से दो से ज़्यादा जीन्स से इन्फ्लुएंस हो या कंट्रोल्ड हो, वो होते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए भी आपको टेस्ट क्रॉस की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये आपने जो है चीज़ याद रख लेनी है। एक और यहाँ पे फॉर्म वाइल्ड टाइप में हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारे पास पोलीमॉर्फिक जीन। पोलीमॉर्फिक जीन वो जीन होती है जो कि आपके पास मल्टीपल एलीलिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मल्टीपल एलीज, राइट, वही वाला। लेकिन आपको सिलेबस में नहीं है, इसलिए अगर एमसीक्यू में नाम आ जाए ना पोलीमॉर्फिक जीन का, तो वो वाली जीन जिसके बहुत सारे एलीलिक कॉम्बिनेशन है, जिसके बहुत सारे वर्जन्स हैं। ठीक है, मल्टीपल एलीज। सो ये था आपके पास सारा डोमिनेंस। अब हम आगे चलते हैं अपना लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सेक्स लिंकेज। ऑलराइट, सेक्स लिंकेज हमने डिस्कस की थी जीन लिंकेज में। क्या आपके पास अगर लिंकेज हो ऑटोसोम्स में तो आपके पास ऑटोसोमल लिंकेज, अगर वो सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो, मतलब कि 23rd पेयर अगर ह्यूमंस में बात की जाए, तो अगर उनमें प्रेजेंट हो सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स या वाई में, तो वो हो जाएगी सेक्स लिंकेज। ठीक है, सेक्स को डिटर्मिन कौन करता है? आपके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, राइट। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास अगर आपके पास दो एक्स आ जाएं तो आपके पास फीमेल बॉर्न होती हैं। अगर आपके पास एक्स एंड वाई आ जाए तो आपके पास मेल होता है। मेल क्यों होता है? क्योंकि वाई क्रोमोसोम्स के आपके पास जैसे कि सेक्स डिटर्मिनिंग जीन जो है SRY, वो प्रेजेंट होती है वाई क्रोमोसोम पे, राइट। और इसका कोरिस्पॉन्डिंग जीन्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स। तो ये वाली बात आप ये यहाँ पे भी समझ लो कि जो एक्स क्रोमोसोम है ना और वाई क्रोमोसोम्स है, जो एक्स वाई कॉम्बिनेशन है ना, इसको आप कंप्लीटली होमोजाइगस फॉर्म नहीं कहते, मतलब ये कंप्लीट होमोजाइगस पेयर नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई क्रोमोसोम जो है ना, एक्स क्रोमोसोम बहुत बड़ा है और वाई क्रोमोसोम छोटा है। कुछ जीन आपके पास एक्स क्रोमोसोम में जो प्रेजेंट होती हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग जीन आपके पास वाई में नहीं प्रेजेंट, जो वाई में प्रेजेंट हैं जो आपके पास कुछ एक्स में नहीं प्रेजेंट होती, राइट। हालांकि होमोजाइगस क्रोमोसोम्स में इस तरह से नहीं होता। होमोजाइगस क्रोमोसोम में जो आपके पास लोकस है एक पर्टिकुलर जीन का, दूसरे होमोजाइगस जो पेयर है उस क्रोमोसोम का, उस पर एग्जैक्ट उसी लोकस पे वही जीन पड़ी होनी चाहिए, राइट। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आप इसको कहोगे, बट एक्स एंड वाई आर नॉट कम्प्लीटली होमोजाइगस। ठीक है, ये बात आपने याद रख लेनी। तो हाउ कैन यू टेल इफ योर क्रोमोसोम इज मेल और फीमेल? आप जीन्स को करोगे अनजिप, राइट, देखोगे। वैसे जीन को अनजिप करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको साइज से ही पता लग जाएगा। और इसके अलावा इफ़ फीमेल्स आर एक्स वाई, मेल्स आर, अगर आपको ये वाली मीम समझ आई है ना, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गई है। खैर, जीन लिंकेज, तो अगर उसमें आपके पास सेक्स लिंकेज, अगर सेक्स लिंक जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स और वाई, तो आपके पास सेक्स लिंकेज आपको होगा। इनका जो पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ऑटोसोम्स, राइट। क्योंकि ऑटोसोमल जो लिंकेज होती है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो दोनों ऑफस्प्रिंग को इफेक्ट करेगी। ठीक है, दोनों मेल में भी और फीमेल में भी इक्वली उन दोनों को इफेक्ट करेगी, उन दोनों में अपेयर होगी, क्योंकि वो ऑटोसोम्स है, राइट। ऑटोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑटोसोम्स। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर एक्स लिंक रिसेसिव है, कोई एक्स लिंक डोमिनेंट है, या वाई लिंक कोई जीन है, ठीक है, कोई वाई लिंक ट्रेट है, उसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस टोटली डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू एक्स लिंक ट्रेट्स। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रख लेनी है। ठीक है, अब इससे पहले ना मैं आपको, जो भी आगे हम चलें, मैं ख्याल से आपको ये बात समझ आनी चाहिए। यहाँ पर होता क्या है, आपके पास फीमेल आपके पास एक्स एक्स, मेल आपके पास एक्स वाई, राइट। जब गिमीटोजेनेसिस होती है आपके पास, एक ये दोनों डिवाइड हो जाता है ना, राइट, एक्स एक्स हो जाता है।
इसलिए हम कहते हैं कि फीमेल जो है आपके पास कौन से गेमीट बनाती है, होमोगेमेटिक, राइट। इसको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। होमोगेमेटिक एक तरह का ही गेमेट फॉर्म होता है, ठीक है। और मेल ने क्या करना है, मेल ने आपके पास हेट्रोगेमेटिक बनाना है, राइट, एक्स एंड वाई। अब अब पैटर्न समझ लो इसको अच्छे तरीके से। मदर का जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो जाना है डॉटर के पास, ये डॉटर है हमारे पास। देखिए यू, एक मिनट, अगर ये स्पेलिंग गलत हो गया ना तब तो भाई बंदा क्या ही कह सकता है, ठीक है। डॉटर और आपके पास है सन। एक एक्स क्रोमोसोम जाएगा डॉटर के पास और फादर का एक एक्स क्रोमोसोम जाएगा डॉटर के पास। फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम जाएगा सन के पास और वाई क्रोमोसोम हमेशा जाएगा सन के पास। ये बात अपनी याद रख लेनी है। एक्स वाई क्रोमोसोम्स का जो मतलब कि जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्या है, फ्रॉम डायरेक्ट डायरेक्ट फादर टू सन। डायरेक्ट फादर टू सन जो है आपके पास वाई क्रोमोसोम का है, जबकि एक्स क्रोमोसोम का डिफरेंट है। एक्स क्रोमोसोम का डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एक ट्रेट है, कोई भी एक जीन है, मदर जो है आपके पास कैरियर है फॉर हीमोफीलिया, हम डिस्कस करते हैं सब कुछ। हीमोफीलिया, ये फॉर एग्जांपल उस हीमोफीलिया की जो जीन है वो आपके पास इस वाले एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है और ये वाला एक्स क्रोमोसोम सन के पास आ जाता है। अब सन कैरियर बन जाएगा। अगर ये डॉटर के पास जाता है तो डॉटर कैरियर बन जाएगी, राइट। इसका इसका जो आपके पास एक्स एंड वाई का जो आपके पास पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ऑटोसोम्स। हालांकि ऑटोसोम्स में तो ऐसा नहीं होता, राइट। तो ये आपने याद रख लें। तो एक्स लिंक ट्रेट या एक्स लिंक जीन्स और वाई लिंक ट्रेट या वाई लिंक जीन्स। एक्स लिंक ट्रेट क्या है, जो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे। मेल आपके पास एक्स वाई हैं तो ये आपके पास इफ़ दे इनहेरिट अ रिसेसिव एक्स लिंक जीन इट इज़ एक्सप्रेस। अब इसका भी समझ लो। अब रिसेसिव और डोमिनेंट ये दोनों चीज़ें ना अच्छे तरीके से समझ लो। देखो, एक होता है रिसेसिव एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स और एक होते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स। एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स एंड एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स। अब ये समझ लो, एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट जो है ना वो तब अपेयर होंगे हमेशा अगर एक जीन है। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया, क्योंकि हीमोफीलिया हमने डिस्कस करना है इसलिए मैं बार बार हीमोफीलिया की बात कर रहा हूँ। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में आपके पास हीमोफीलिया की जीन जो है वो है नॉर्मल। अगर एक नॉर्मल पर्सन में बात करूँ, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वो आपके पास किसकी वजह से होते हैं, म्यूटेशन होती है। किसकी म्यूटेशन होती है, जो नॉर्मल अपेयरिंग जो जीन होती है उसकी म्यूटेशन होती है, राइट। तो हीमोफीलिया में आपके पास अगर हम बात कर लें हीमोफीलिया की, थोड़ी सी हम बात करते हैं, आगे भी जाके हमें बात करनी है। हीमोफीलिया में आपके पास ना जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो डिफेक्टिव हो जाता है, या फिर तो क्लॉटिंग फैक्टर बनते ही नहीं है या कम बनते हैं। अब क्लॉटिंग फैक्टर क्या करते हैं, मुझे कोई कट लगा, ठीक है, मुझे कोई भी कट लगा। अब मुझे जो कट लगा ना, उस कट लगने की मैं देखता हूँ कि थोड़ी देर बाद मेरा जो कट है वो उससे ब्लड निकलना, ब्लीडिंग उससे वहाँ पे रुक जाती है। वो क्यों रुकती है, क्योंकि आपके पास अंदर पाथवे चला है, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक। आपके पास दो पाथवे होते हैं, आप आगे जाके पढ़ लोगे। कोई भी पाथवे जब चला है उस पाथवे ने आपके पास ब्लड क्लॉट बना दिया। समझ लो ऐसा कि धागे बना दिए मेरे, जहाँ पे मेरा ब्लड वेसल डैमेज हुई थी ना, उस ब्लड वेसल पे धागे लगाकर, टांके लगाकर ब्लड वेसल को बंद कर दिया और खून निकलना बंद हो गया। दैट्स ब्लड क्लॉटिंग। और ये आपके पास उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स का एक अहम रोल होता है, राइट। अब उन अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर कोई डिफेक्टिव हो जाए, अब ये क्लॉटिंग फैक्टर ना बड़ी एक बहुत ही ज़्यादा आप ऐसे समझ लो, जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक इंटरेस्टिंग इस तरह से लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसकी हद नहीं है। कॉम्प्लेक्स इस तरह से है, हर चीज़ कॉम्प्लेक्स है आपकी बॉडी की, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि आप ये देखो, ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, एक फैक्टर, ये 13 फैक्टर हैं, एक फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को। ये पैटर्न नहीं है, मतलब कि फिब्रोजिन
प्रोथर्मिन को एक्टिवेट करेगा, ये आगे इसको एक्टिवेट करेगा। नहीं नहीं नहीं, इसका पैटर्न डिफरेंट है, ठीक है, इसका पैटर्न डिफरेंट है। ये तो मैंने बस लिखे हुए हैं, हम इसके ऊपर बात करते हैं। लिखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिस्कवरी, ऐसा ऐसा डिस्कवर हुआ। इसलिए पहले सबसे पहले डिस्कवर हुआ था फिब्रिनोजिन, तो इसलिए नाम पड़ गया क्लॉटिंग फैक्टर 1। हालांकि ये सबसे पहला क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, सबसे आखिरी क्लॉटिंग फैक्टर है, बोथ इन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। आपके दो पाथवे होते हैं टू मेक द ब्लड क्लॉट, वो आप आगे जाके पढ़ लोगे, ठीक है। अब बस ये समझ लो कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर है। क्लॉटिंग फैक्टर ए ने एक्टिवेट करना है बी को, बी ने करना है फॉर एग्जांपल ई को, ई ने करना है फॉर एग्जांपल एफ को, एफ ने करना है जेड को, जेड ने आपके पास आखिर में कर देना है एक्टिवेट ए को, ए फिर आगे जाके अपना काम करेगा और इसी तरह से ब्लड क्लॉट बनेगा। अगर इस पूरे पाथवे में कोई एक भी क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्टिव हो जाए, कोई एक भी प्रेजेंट ना हो, या फिर तो एब्सेंट हो या डिफेक्टिव हो या कम क्वांटिटी में बन रहा हो, तो ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा। दैट्स द प्रॉब्लम इन हीमोफीलिया। क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं बनता तो ब्लीडिंग, छोटी भी अगर चोट लगी है तो ब्लड निकलता ही रहता है, ब्लड निकलना बंद नहीं होता, जिसकी वजह से इट कैन एक छोटा ब्रूज भी, नॉट ब्रूज, एक छोटा कट भी आपके पास, इट कैन बी फैटल, ठीक है, हीमोफीलिया पर्सन में। तो ये बात आपने जो है, या ये बस आपने बस समझ लेना है। तो हीमोफीलिया यही है, हीमोफीलिया क्या आपके पास कोई क्लॉटिंग फैक्टर जो है डिफेक्टिव है। हीमोफीलिया की 3 टाइप्स, ए बी और सी। अगर 8 क्लॉटिंग फैक्टर है डिफेक्टिव है, कम बन रहा है, नहीं बन रहा, जो भी मसला है, तो आपके पास उसकी जीन डिफेक्टिव होगी ना, तो वो आपके पास ए है। अगर 9th है तो आपके पास बी है, अगर आपके पास 11th है तो आपके पास सी है, ठीक है। तो ये होता है। अब हीमोफीलिया आपके पास किसकी वजह से हो रहा है, म्यूटेशन फॉर एग्जांपल उस जीन की म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। हीमोफीलिया ए की बात कर रहे हैं, जो कि आपके पास क्लॉटिंग फैक्टर 8 को बना रही थी, ठीक है। अब क्लॉटिंग फैक्टर 8 को बनाने वाली जो नॉर्मल जीन है फॉर एग्जांपल वो है एच, उसकी म्यूटेशन होगी तो आपके पास हीमोफीलिया हो जाएगा। कौन सा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए। अब मैं बात कर रहा हूँ कि हीमोफीलिया एक्स लिंक रिसेसिव है, तो मैं एच जो है डोमिनेंट रेट है, तो रिसेसिव के लिए मैं स्मॉल एच लिख लेता हूँ। अब ये बात आपने याद रख लेनी है। मैं यहाँ पे 2 कंडीशंस लिख रहा हूँ, एक ये है, एक ये है। बताओ किस इन 2 पर्सन में से एक ए है, एक ए है, ये आपके पास बी है, इन दोनों में से किसको हीमोफीलिया होगा? द आंसर इज बीटा वाले को। क्यों? क्योंकि हीमोफीलिया एक्स लिंक रिसेसिव है। ही इसका मतलब है कि हीमोफीलिया तब ही अपेयर होगी, उसकी फिनोटाइप मुझे तब ही महसूस होगा कि मुझे हीमोफीलिया है, जब ये इसकी दोनों जीन्स जो हैं हीमोफीलिया वाली वो रिसेसिव होंगी। दैट्स एक्स लिंक रिसेसिव। और जो ये पर्सन है वो आपके पास क्या है, कैरियर है, इसको कैरियर कहते हैं। मतलब कि इसके पास एक डिफेक्टिव या एक हीमोफीलिया वाली जो जीन है उसके एक एक्स क्रोमोसोम पे है, लेकिन दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे नहीं है। दूसरा एक्स क्रोमोसोम उसका नॉर्मल है, इसका मतलब कैरियर है, कैरी कर रही है द जीन फॉर हीमोफीलिया, लेकिन वो है, उसको हीमोफीलिया है नहीं, वो नॉर्मल लाइफ गुजारेगी अपनी। लेकिन चांसेस हैं कि आगे जब वो उसके बच्चे हों, क्योंकि ये कैरियर है, आगे बच्चे हों तो बच्चों में ये डिसऑर्डर अपेयर हो जाए, इसका मतलब होता है कैरियर। अब मुझे बताओ, मेल है एक्स एंड वाई, मेल के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पे है, जिसका मतलब है कि अगर किसी एक एक्स क्रोमोसोम पे भी अगर रिसेसिव आ गई जीन, तो ये मेल जो है आपके पास हीमोफिलिक हो जाएगा। फीमेल में ये नहीं है, फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम पे आपके पास रिसेसिव होना लाजमी है। मेल आर नॉट कैरियर फॉर एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड्स, ये अपने जहन में बिठा लो। मेल्स कैन नेवर बी द कैरियर्स ऑफ एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड्स, हमेशा फीमेल कैरियर होती है। और इसी वजह से, क्योंकि मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम है, वो इसी एक एक्स क्रोमोसोम में उसको पास एक ही चांस है, ऐसे समझ लो। मेल के पास, फीमेल के पास 2 चांसेस है, मेल के पास एक ही चांस है। उसके पास अपेयर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वो नॉर्मल होगा, अपेयर हो गया तो वो डिफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये यही बात लिखी हुई है कि इसी वजह से एक्स लिंक जो रिसेसिव ट्रेट्स हैं वो मोर एक्सप्रेस होते हैं इन मेल्स, क्योंकि मेल के बाद एक एक्स क्रोमोसोम है, उसमें अपेयर हो गया, मेल को हो जाएगा, ठीक है। कोई कैरियर की कोई बात नहीं होती, देयर इज़ नो कैरियर, ये बात अपने जहन में बिठा लो, एमसीक्यूज में पूछ ले, देयर इज़ नो कैरियर, ठीक है। ये दूसरा ट्रेड में। और वाइलिंग ट्रेड आपके पास हमेशा फादर से, मेल से इनहेरिटेड होता है, ये बात याद रख लेनी है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो फीमेल के पास है ही नहीं। देखो, मेल फीमेल कभी भी वाई लिंक ट्रेड्स को ना ही इनहेरिटेड कर सकते हैं, ना ही ट्रांसफ़र कर सकती हैं। हमेशा मेल जो है वाई लिंक ट्रेड को ट्रांसफ़र करेगा, और ट्रांसफ़र क्या होगा, डायरेक्ट फ्रॉम फादर टू सन।
ठीक है, डायरेक्ट फ्रॉम फादर टू सन, अगर फादर को है तो सन को भी होगा लाजमी, ठीक है। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। और एक होती है सूडो ऑटोसोमल। सूडो ऑटोसोमल क्या होती है? सूडो ऑटोसोमल होती हैं कि वो वाली जीन्स जो आपके पास, मैंने आपको डिस्कस किया ना कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है, कुछ जीन आपके पास एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है एंड देयर काउंटर पार्ट आर नॉट प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम। कुछ आपके पास वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल एस एंड वाई जीन, जो कि आपके पास एक्स क्रोमोसोम में नहीं प्रेजेंट, राइट। अब कुछ जीन्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ये बात है। अब ये वाला फॉर एग्जांपल जो रीजन है, ये वाला बाग, ये वाली जीन जो वाई एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, उसका काउंटर पार्ट वाई में नहीं प्रेजेंट होगा, लेकिन ये वाला पार्ट है, इस तरह से समझ लो, वो तो वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा ना, तो उसको कह दोगे आप सूडो ऑटोसोमल। क्यों सूडो ऑटोसोमल इसलिए कह रहे हो? क्योंकि अब वो एक्स में भी प्रेजेंट है, वाई में भी प्रेजेंट है, तो इसका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होगा वो ऑटोसोमल की तरह होगा। इसका क्या मतलब है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेड पैटर्न का? क्योंकि आपके पास दोनों जीन्स जो हैं आपके पास दोनों में प्रेजेंट होंगे ना, राइट। आपके पास ऑटोसोम्स में प्रेजेंट है, तो आपके पास मेल और फीमेल किसी भी एक उस जीन की वजह से आर इक्वली लाइकली, इक्वली लाइक टू इनहेरिट एंड ट्रांसफर दैट ट्रेट्स, ठीक है। आपके पास सेक्स क्रोमोसोम से वो इनहेरिटेंस या सेक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो मेल है फीमेल है नहीं, मेल और फीमेल है ये इसका मसला नहीं है, ना ही इससे कोई फ़र्क पड़ता है। अगर वो जीन है उसका पैटर्न मेल में भी सेम होगा और फीमेल में भी उसका इनहेरिटेंस पैटर्न सेम होगा, इसका ये मतलब है। जैसे कि सिस्टिक फिब्रोसिस जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, और कुछ ऑटोसोमल डोमिनेंट भी होती हैं अगेन। अब अगेन उन दोनों का मतलब एक ही है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव तभी अपेयर होगा जब दोनों क्रोमोसोम पे, दोनों होमोलोग पे आपके पास जो उस जीन की की जो एली होगी वो अगर रिसेसिव होगी, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही वो ट्रेट अपेयर होगा, राइट। दैट्स ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। तो ये हो गया आपके पास सोडो ऑटोसोमल। आगे हम चलते हैं जीन एक्स एक्स लिंकेज इन ह्यूमंस। आपके पास एक्स लिंक है और वाई लिंक ट्रेट्स। एक्स लिंक पहले डिस्कस करते हैं। रिसेसिव की मैं बात कर चुका हूँ, एग्जाम्पल बस आपको पता होने चाहिए, हीमोफीलिया ए एंड बी, एंड हीमोसीलिया जो आपके पास सी है ना, वो आपके पास ऑटोसोमल है, वो क्योंकि उसकी जीन जो है वो ऑटोसोम में प्रेजेंट है, इसलिए वो एक्स लिंक रिसेसिव में नहीं आएगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जैसे कि आपके पास एग्जांपल डुचीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि हम आई थिंक स्पोर्ट एंड मूवमेंट में हम डिस्कस करेंगे। और टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन, जिसको आप एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम भी कहते हो, राइट। ये हो गया। तो ये आपके पास एक्स लिंक रिसेसिव है। एक्स लिंक रिसेसिव ये आपने याद रख लेना है कि अगर कोई भी मेल चिल्ड्रन एक इफेक्टिव फादर का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सन्स जो हैं आपके पास फादर से एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट नहीं करते। मैंने ये शुरू में जो आपको बात की थी, ये वाली बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आगे वो बाद में जो की थी वो यहीं पे जाके इंपॉर्टेंट आपको पता लगेगी। तो मैं अगर लिखूँ नो मेल चिल्ड्रन of an effective father will be effective, will be affected, ठीक है। क्यों? क्योंकि फादर का जो एक्स क्रोमोसोम है वो डॉटर के पास जाता है, वो मेल के बच्चे के पास नहीं जाता, मेल चिल्ड्रन के पास नहीं जाता। तो अगर एक्स लिंक रिसेसिव है तो कोई मेल चिल्ड्रन एक इफेक्टिव फादर का इफेक्ट नहीं होगा, ये बात याद रख लेनी है। और सेम बात होगी एक्स लिंक डोमिनेंट में भी, देयर इज नो मेल चिल्ड्रन ऑफ एन इफेक्टिव फादर दैट विल बी इफेक्टिव, ठीक है। और ये जो एक्स लिंक डोमिनेंट है, इसमें आपके पास जितनी डॉटर्स होंगी, ऑल फीमेल, फीमेल क्यों लिख रहा हूँ, ऑल डॉटर्स ऑफ एन इफेक्टिव फादर विल बी इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट है। एक डोमिनेंट का मतलब होता है कि किसी की एक दो एक्स एक्स है ना, किसी एक में भी वो जीन आ गई तो मतलब कि वो ट्रेट अपेयर हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स, और ये एक्स लिंक रिसेसिव देयर इज मोर, दे आर मोर कॉमन इन मेल्स, ठीक है। तो ये बात आपने याद रख लेना। एग्जाम्पल बस याद रख लेना, विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स, जिसको आप हाइपो फोस्फाटिमिक रिकेट्स भी कहते हो, ठीक है। अच्छा, ये ना हमारे सिलेबस में है नहीं कि हमने इनको डिस्कस करना है डिटेल से, इसलिए आप डिस्कस ना भी करो, कोई मसला नहीं है। मतलब कि ना इसको हमने डिस्कस करना है
ना कलर ब्लाइंडनेस को ऑफ कोर्स हमने डिस्कस करना है। डिजीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल सिस्टम में, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में इंशाल्लाह। और ना ही हमने एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम को डिस्कस करना है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बुक में रीड कर लेना, बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर एमडी कैट सिलेबस। एमडी कैट सिलेबस में आपके पास हीमोफीलिया ही है। तो जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया में बात करें तो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया का नाम, आप नाम सुन के आपको क्या लग रहा है? हीमो, हीमो का ब्लड कहाँ से आएगा? हीमो का मतलब होगा ब्लड, राइट। और फीलिया, फीलिया, फीलिया एक आई थिंक इट्स अ ग्रीक, हाँ ग्रीक में इसको कहते हैं लव, अट्रैक्शन या टेंडेंसी। तो आपके पास ये वो कंडीशन है जिसको प्यार है ब्लड से, ऐसा से याद रख लो, ठीक है। जिसकी वजह से आगे पास जब कट लगता है, कोई ब्लड वेसल डैमेज होती है तो ब्लड निकलता ही रहता है, ब्लड रुकता नहीं है, ब्लड क्लॉट नहीं बनता, इस हीमोफीलिया, ठीक है। जिसकी वजह से माइनर कट भी आपके पास सिवियर ब्लड लॉस, उसकी वजह से सिवियर ब्लड लॉस हो जाता है। इसको रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं, जिसकी वजह से, क्यों? क्योंकि आपके पास क्वीन विक्टोरिया को ये हुई थी, राइट। और क्वीन विक्टोरिया से ऑफ कोर्स क्वीन विक्टोरिया की आपके पास थी हीमोफीलिया बी, उसकी उनकी वजह से फिर आपके पास ये जर्मनी, स्पेन, उनकी पूरी फैमिली में फैल गया। आपको विकीपीडिया में आपके पास ये उनका जो इसको क्या कहते हैं, इसको आप कहते हो पेडी डिग्री, इसलिए ये एमसीक्यू से याद रख लेना है। पेडिग्री, पेडिग्री, हाँ पेडिग्री, इसको आप कहते हो पेडिग्री। ये बात आपने याद रख लेनी है, एमसीक्यू में पूछता है दी ग्राफ दैट शोज दी फैमिली ट्री, ठीक है। एक पर्टिकुलर फैमिली का एक पर्टिकुलर ट्रेड का जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है, अगर उसको शो करें, वो आपके पास पेडिग्री जो है आपके पास चार्ट जो है इसको शो कर रहा होता है, पेडिग्री ग्राफ। और इसमें आपने मेल को हमेशा शो करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख लें, चलो मैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये आपके पास सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, बट चलो, हाँ पेडिग्री चार्ट, पेडिग्री चार्ट में आपने याद रख लेना है, जो मेल होता है उसको हमेशा आप स्क्वायर से शो करते हो, मेल्स को। फीमेल को आप शो करते हो सर्कल से। अगर कोई शेडेड पार्ट हो जाए ना, शेडेड मतलब कि इस तरह से हाफ शेडेड, दोनों मेल और फीमेल है, इसका मतलब होता है ये कैरियर है। और अगर कंप्लीट शेडेड हो जाए, इसका मतलब वो इफेक्टिव है, इफेक्टेड है। बस ये चार चीज़ें आपने याद रख लेनी। मतलब कि मैं अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, कोई पेडिग्री ड्राफ्ट बना देते हैं। मेल और फीमेल के दरमियान में हमेशा ये शुरू होता है, मेल और फीमेल के दरमियान। ये हम डिस्कस कर रहे हैं हीमोफीलिया का, ठीक है, हीमोफीलिया का। हीमोफीलिया एक्सटर्नल रिसेसिव है, हमने इस हीमोफीलिया के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन ये इसकी मज़े की बात है कि हम इसको पढ़ देख सकते हैं कि क्या है। अब मेल और फीमेल में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल फादर इज़ इफेक्टेड, मैंने अभी आपको बताया एक्सटर्नल रिसेसिव है, तो इसकी वजह से जो चार बच्चे आएंगे आपके पास, दो मेल और दो फीमेल, अब इसको ड्रॉ कर लो। फादर इज़ इफेक्टेड, ठीक है, फादर इफेक्टेड है तो हम रिसेसिव है ना, रिसेसिव रखेंगे। और मेल जो है, फीमेल जो है वो आपके पास हैं नॉर्मल। तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में देयर विल बी नो इफेक्टेड, हाँ कैरियर होगी। जो दोनों फीमेल होंगी वो क्या होंगी? कैरियर, इसलिए आप उसको हाफ शेड कर दोगे। ये सिंपल पेडिग्री चार्ट। अब आगे जरी सी बात है, जब इनकी आगे आप क्रॉसिंग करवाओगे, फॉर एग्जांपल इन दोनों की क्रॉसिंग करवाते हो, फिर आगे इसको ये ग्राफ कंटिन्यू हो जाएगा, चार्ट कंटिन्यू हो जाएगा। बड़ी ये याद रखनी। एंड दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि क्यों जो है आपके पास जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, ख़ासतौर पे जो जेनेटिक प्रॉब्लम में भी जो सेक्स लिंकेज की वजह से हो रहे होते हैं, उनमें ये दी बेस्ट सोल्यूशन वो होता है कि फैमिली में अगर उसको रोकना है तो आप आउट ऑफ फैमिली शादी करो, ठीक है। अब आप याद रख लो कि फादर इफेक्टेड था, लेकिन ऑप्शन में से कोई भी इफेक्टेड नहीं है। हाँ वो कैरियर है, कैरियर है, बट इफेक्टेड नहीं है कोई, ठीक है। तो ये चीज़ जो है याद रख लेना। फैमिली में नहीं करनी चाहिए ना कज़न्स मैरिजेस, ये अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो कज़न मैरिजेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा फैल जाती हैं। खैर क्वीन विक्टोरिया आपके पास उनको उन फिर सवाल पैदा होता है कि भाई अगर ये एक पर्टिकुलर पर्सन से शुरू होती हैं तो उस पर्सन को कहाँ से होगी? जाहिर सी बात है जेनेटिक प्रॉब्लम है ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से।
अच्छा, क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता चुका हूँ। वी हैव 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। अच्छा, हर क्लॉटिंग फैक्टर का जो नाम है वो दिया गया है। फॉर एग्जांपल क्लॉटिंग फैक्टर 1 जो है फिब्रिनोजिन है। फिब्रिनोजिन को फिब्रिनोजिन क्लॉटिंग फैक्टर 1 क्यों कहते हैं? इस वजह से नहीं कि ये सबसे पहले एक्टिवेट होता है, नहीं, ना ही इस वजह से कि ये इसका सबसे लाइक इस तरह से कि, खैर छोड़ो, ना ही किसी साइंटिस्ट के नेम पे, लाइक इसको हमने नाम दिए हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिस्कवरी। जैसे जैसे एक डिस्कवर होता गया हमने नाम दे दिया। फिब्रोनोजिन डिस्कवर हो गया, अच्छा 1, फिर आगे आपके पास प्रोथ्रोम्बिन डिस्कवर हो गया 2, फिर आपके पास थ्रोम्बोप्लास्टिन डिस्कवर हो गया 3, आपके पास कैल्शियम आइंस आ गए 4। इस तरीके से आपके पास ये सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, आप नाम दे देते हो। वहाँ से हमने डिस्कवर किया, और यही एक रीज़न है कि क्यों आपके पास सिक्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि हमने लाइक जब साइंटिस्ट उसको लाइक देख रहे थे, उनको सिक्स्थ क्लॉटिंग फैक्टर मिला। मेरे जहन में नहीं है उसको कौन सा था, लेकिन उस सिक्स क्लॉटिंग फैक्टर का कोई रोल नहीं था क्लॉटिंग फैक्टर क्लॉटिंग में, क्लॉटिंग मैकेनिज्म में, ठीक है। लेकिन क्योंकि सिक्स्थ डिस्कवर हो चुका था और हमने इसको नाम दे दिया था कि ये सिक्स क्लॉटिंग फैक्टर है, और आगे हम नाइन्थ तक पहुंच चुके थे, फॉर एग्जांपल नाइन्थ टेंथ तक। अब हमने दोबारा से हम री नंबरिंग करते, दोबारा से नॉमेनक्लेचर लिखते कि भाई ये जो है, जो सेवन्थ था वो अब सिक्स है, जो एट्थ था वो अब सेवन है, जो नाइन्थ था वो एट है, ठीक है। इस तरह से नंबरिंग करने को हमने बेहतर नहीं समझा, क्योंकि ज़्यादा ये जाहिर सी बात है फिर पूरी दुनिया का लिटरेचर जो है इस पर इसकी वजह से इफेक्ट होना था, राइट। तो हमने सिक्स क्लॉटिंग फैक्टर को ही निकाल दिया कि सिक्स क्लॉटिंग फैक्टर हैज़ नो रोल इन क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो इससे वजह से वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसी वजह से जो है नंबरिंग में 5 की वजह से डायरेक्ट 7 आता है, 6 नहीं आता। बाकी आप बाकी सारी डिटेल आप पढ़ लोगे अगर ज़्यादा आपको है ना कि लाइक, इसलिए ज़्यादा आपको शौक है कि सबको पढ़ना है आपने। और क्लॉटिंग मैकेनिज्म इज़ वन ऑफ द, मैं कहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म, क्योंकि आप ये देखो कि बॉडी के जो बाकी जितने हैं ना, वो इतने इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे इन साइनैप्स आपके पास न्यूरो ने रिलीज़ होना है, वो न्यूरो किस तरीके से रिलीज़ होता है, हाँ वो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, ठीक है। किस तरह से रिलीज़ हो रहा है, क्यों रिलीज़ हो रहा है, राइट। और जब लेकिन वो रिलीज़ हो जाता है, फिर वो जो रिसेप्टर पे जाके अटैच होता है, उसका एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, बाकी सारे कंपोनेंट वो किस तरीके से आइनोट्रॉफिक, मीजोट्रॉफिक रिसेप्टर्स, वो सब कुछ फिर अपना इफेक्ट किस तरह से शो कर रहे हैं, सेकेंडरी मैसेंजर क्या है, ये सारी चीज़ें जब अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, कौन से चैनल्स ओपन हो रहे हैं, राइट, या एक सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट हो रहा है, वो आपके पास प्रोलॉन्ग जो है आपके पास इफेक्ट को शो कर रहा है, ये जो है आपके पास, हाँ एक लॉन्ग मैकेनिज्म है, लेकिन इस तमाम मैकेनिज्म की सेंस बनती है यहाँ पर जो है ना, लाइक अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बगैर किसी वजह की नहीं बताई। लेकिन यहाँ पर जो है बात जो है वो ये है कि लाइक मुझे क्लॉटिंग हो, ब्लड मेरा जो है, मेरा ब्लड वैसे डैमेज हो गया, ब्लड निकल रहा है, सिंपल सा मैकेनिज्म होना चाहिए कि फ़ौरन से कोई प्रोटीन एक्टिवेट हो, वो प्रोटीन जो है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर ले, वो फिब्रिन जो है आपके पास फाइबर्स बना के मेरे ब्लड क्लॉट को बना दे, बस। इतनी लंबी मैकेनिज्म की क्या ज़रूरत है? और इसका आंसर लाइक अभी तक प्रॉपर आंसर हम भी नहीं ढूंढ सके कि इसका मतलब क्या है, और हालांकि इसका आंसर प्रॉपर ज़रूर होगा, ठीक है। इसका प्रॉपर आंसर ज़रूर होगा कि क्यों इतने सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। तो ये आपने याद रख लेना है, इनको नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लॉटिंग 8, 9 और 11 को याद रख लो, ना ही मैकेनिज्म को देखना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ नाम इनके याद रख लो। 8 जो आप इसको कहते हो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, नाइन्थ को आप कहते हो क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर इसलिए कहते हो कि जो सबसे पहला पेशेंट था वो आपके पास क्रिसमस थे, जिसके बॉय थे आई थिंक, उनमें जो है ये आपके पास डिस्कवर हुआ था, या फिर तो उसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी कहते हो। एंड वी हैव प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है कि लाइक आपके पास कोई ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ से पहले आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हो जाता है क्योंकि ये स्टुअर्ट फैक्टर से पहले आ रहा है, इसलिए एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, या फिर तो सॉरी 11 की बात हो रही है ना, एंटीसीडेंट। तो ये आपने बच, ये बस नाम याद रख लो, दैट्स इट, दैट्स इनफ। वो पूछ सकते हैं क्रिसमस फैक्टर जो है कौन सा है, उस क्रिसमस फैक्टर डिफेक्टिव है, उसकी वजह से कौन सा हीमोफीलिया होगा, उसकी वजह से हीमोफीलिया आपके पास बी होगा। तो हीमोफीलिया ए सबसे ज़्यादा कॉमन है, हीमोफीलिया बी मोस्ट कॉमन है, और हीमोफीलिया सी लीस्ट कॉमन है। इस ये आपके पास लेस देन 1% में पाया जा रहा होता है। मैं एमसीक्यूज दे दूं कि हीमोफीलिया सी की जो है आपके पास अक्रेंस क्या है,
कितना उसकी उसकी कितना परसेंट पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। मैं ऑप्शन में लगा दूँ 1%, लेस देन 1%। आपने लगाना है लेस देन 1%, 1% नहीं। बुक की लाइंस इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बुक को रीड करना। हीमोफीलिया बी ए जो है सबसे ज़्यादा सिवियर है, और हीमोफीलिया बी इस तरह से जो है आगे जो है मॉडरेट बाकी हो जाता है। सबसे सिवियर हीमोफीलिया ए है। हीमोफीलिया ए होता है ड्यू टू दी डिफेक्टिव मिसिंग ऑफ या डिफेक्टिव फैक्टर क्लॉटिंग ए, और सबसे ज़्यादा बर्नेंट है 80%। बाकी आप एडिट कर लेना लेस देन 1%। ये ऑटोसोमल है, इसी वजह से इसको एक्स लिंक रिसेसिव में हम डिस्कस नहीं कर रहे, और बाकी ये दोनों है वो एक्स लिंक रिसेसिव है। किसको एक्स लिंक रिसेसिव है तो किसको ज़्यादा अफेक्ट करेंगे, मोर इफेक्ट करेंगे मेल्स को, राइट। तो ये आपने याद रखना। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा फिर? ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट से पहले देखो, जो एच जो सब्सटेंस के लिए जो एच जीन है, राइट, वो आपके पास नॉर्मल के लिए आपके पास एच है, और हीमोफीलिया के लिए आपके पास अच्छा नॉर्मल जीन जो है आपके पास एच एच सब्सटेंस की बात नहीं है, हीमोफीलिया की नॉर्मल जीन। या अगर मैंने आपको बताया ना कि नॉर्मल जीन का मतलब है कि उस वो जीन का जो काम है वो नॉर्मल हो रहा है। अगर वो नॉर्मल नहीं हो रहा तो आप इसको किसी और लेटर से रिप्रेजेंट करते हो। तो नॉर्मल अगर है, कोई डिफेक्टिव नहीं है, तो उसको कैपिटल लिखोगे एच से, और अगर डिफेक्टिव है हीमोफीलिया तो उसको स्मॉल एच से लिखते हो। और ये जिग जैग पैटर्न को शो कर रहा होता है। तो ये जिग जैग पैटर्न को शो कर रहा होता है। ट्रीटमेंट क्या है? ऑफ कोर्स हीमोफीलिया ए और बी की आपकी ट्रीटमेंट को ये ज़्यादा सवेयर है। हीमोफीलिया ए को ट्रीट करोगे आप कोई सिंथेटिक, कोई एक ऐसी सिंथेटिक केमिकल से, ड्रग से, हार्मोन से, जो कि उस पर्टिकुलर फैक्टर की सिंथेसिस को इन्हेंस कर दे। ठीक है, तो ये सिंपल है आपके पास। डेसिमोप्रेसिन जो है आपके पास एक सिंथेटिक हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर 8। या सिंथेटिक आप, या फिर तो बॉडी में उस क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस को इन्हेंस कर दो, या फिर तो आर्टिफिशियल और बायोलॉजिकल लैब सिंथेसाइज्ड वो फैक्टर बॉडी में आप उस बॉडी में वो इंजेक्ट करो, जैसे कि ऑक्टागोफ, वो आगे बस सिंथेटिक फैक्टर 8 है। इसी तरीके से आपके पास बी का, ठीक है, वो बी का आपके पास नोनो कोकोल्फिन, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली और नॉट, बट ये आपके पास नाम आ गया। आगे अगेन आपके पास बाकी ब्रांड नेम है सारे के सारे, वो जो कुछ मर्जी रखना चाहें। बाकी आपके पास जीन थेरेपी ऑफ कोर्स आप करवा सकते हो, क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम है ना, जेनेटिक प्रॉब्लम के लिए बेस्ट सोल्यूशन ही होता है जीन जीन थेरेपी। बट जीन थेरेपी बेस्ट सोल्यूशन तो है, बट जीन थेरेपी एक्सपेंसिव है, जाहिर सी बात है। और सेकेंड वर्ल्ड कंट्री जैसे कि पाकिस्तान, वहाँ पर तो अवेलेबल भी लाइक नहीं है, राइट। पाकिस्तान में जेनेटिक जीन थेरेपी है तो सही, लेकिन ये वाइडली अवेलेबल नहीं है ना, राइट, और है भी एक्सपेंसिव। तो एक आम बंदा नहीं करवा सकता, आम बंदा जो है आपके पास ये नहीं करवा सकता। बाकी इसकी ट्रीटमेंट आपके पास बायोटेक्नोलॉजी में हम इसको डिस्कस कर सकेंगे ना, बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। अच्छा, कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम्स, एक आखिरी वर्ड कॉन्जेनाइटल, एक्सलिंग की बात करें, कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल कोई भी प्रॉब्लम होता है उसका मतलब होता है एक पर्सन इज बॉर्न विद दैट पर्टिकुलर डिसऑर्डर। एक बच्चा जो है पैदा ही वो स्ट्रेट के साथ हुआ है, उस स्ट्रेट के साथ हुआ है, वो आपके पास हो जाएगा कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम। जैसे कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज, हमने सेल वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। सेल वाले चैप्टर में लाइसोसोम था नहीं इसलिए डिस्कस नहीं किया, बट लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज आपके पास कौन सी हैं? कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आपके पास ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम लाइक बच्चा पैदा होता है इस प्रॉब्लम के साथ। ये देती हैं एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव। आपके पास एक्स लिंक डोमिनेंट कुछ इनहेरिटेंस भी होती है, जैसे कि आपके पास हमने हाइपो फॉस्फेटिमिक रिकेट्स, ठीक है, विटामिन डी, वो भी आपके पास होती है, बट अगेन वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने डिस्कस नहीं की। और वाई लिंक भी होती हैं आपके पास, जो कि डायरेक्ट फादर टू सन में ट्रांसफ़र होती हैं। बल्कि कुछ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके पास सेक्स लिंकेज है ही अगर सिलेबस में, डिस्कस करने में क्या मसला है, बाकी भी तो हमने डिस्कस किए हैं। तो हाइपो फॉस्फा फॉस्फाटीमिक फॉस्फाटीमिक रिकेट्स। अच्छा,
ये रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये डाइटरी रिकेट्स है ना, डाइटरी रिकेट्स जो कि आपके पास विटामिन डी की वजह से होता है, ठीक है, वो और चीज़ है। रिकेट्स, डाइटरी रिकेट जो कि विटामिन डी ना लेने की वजह से होता है, वो और चीज़ है। ये जेनेटिक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। ये विटामिन डी की कमी की वजह से नहीं होता, लेकिन सेल जो है विटामिन डी के मैसेज को रिस्पॉन्स ही नहीं करता, ठीक है। और विटामिन डी जो है आपके पास किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम में और फॉस्फेट में इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इंटेस्टाइन। अब ये विटामिन सेल जो हैं उसको इसके रिस्पॉन्स को शो ही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपके पास फॉस्फेट और कैल्शियम आपके पास इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब ही नहीं होता और बॉडी में कम हो जाते हैं। फिर अगेन आपके पास कैल्शियम आपके पास इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जांपल बोन फॉर्मेशन में, आपके पास बोन वीक हो जाती हैं। तो ये आपके पास हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स है, एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम डाइटरी रिकेट्स। डाइटरी रिकेट्स में तो आप, क्योंकि डाइट में आपके पास विटामिन डी कम है, इसलिए आपके पास मसला है। यहाँ पे डाइट में मसला नहीं है, यहाँ पर आपके पास सेल ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, ठीक है। आगे आ जाते हैं आपके पास वाई लिंक। ये तो हो गया एक्स लिंक डोमिनेट, भी हमने डिस्कस कर लिया। वाई लिंक ट्रेड्स में आपके पास सबसे पहले आपके पास हाइपरट्रिकोसिस। हाइपरट्रिकोसिस आपके पास एक वायलेंट ट्रेट है। अच्छा, ये इस केस में क्या होता है, आपके पास बॉडी के किसी भी पार्ट में, बॉडी के किसी भी पार्ट में आपके पास हेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट में, चेहरे पे है कहीं पे भी। ये आपके पास अगेन वाई लिंक है। हाइपरट्रिकोसिस अगेन ये फादर से सन में जाएगा क्योंकि वाई लिंक है। हेयर ऑन द मार्जिन ऑफ पीनस, आगे ये भी हो सकता है। पर्क्यूपाइन मेल, ये भी अगेन वही वही वाली आपके पास स्टेट कंडीशन है। अगेन इट्स नॉट पर्क्यूपाइन, पर्क्यूपाइन वर्ड पता नहीं क्या लिख दिया है। ये है आपके पास पोर्क्यूपाइन। पोर्क्यूपाइन तो आपने देखा ही है ना, जिसको आप आम जुबान में हम क्या कहते हैं, आम जुबान में हम आई थिंक कौन सा चूहा कहते हैं इसे, खैर जो भी है। तो पोर्क्यूपाइन मेल ये भी अगेन वहीं वाली आपके पास कंडीशन है, जिसमें बॉडी के ऊपर बहुत सारे बाल बनना उगना स्टार्ट हो गए, राइट, जिसकी वजह से आपके पास लाइक आपके पास एक लाइक वो वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, आगे आ जाता है आपके पास टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर। ये भी अगेन फिर उसके बाद SRY जीन और माइनर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स जीन। सो टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर क्या है आपके पास, टेस्टिस आपके पास मेल, अगेन मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये आपके पास टेस्टिक डिटर्मिनिंग फैक्टर आपके पास एक प्रोटीन फैक्टर है जो कि आपके पास ट्रिगर करता है डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस इन दी मेम्ब्री, ठीक है। इसकी जीन भी आपके पास अगेन वाई लिंक इनहेरिटेंस को शो करती है। SRY जीन अगेन ये XRY मतलब कि सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन, वाई क्रोमोसोम पे एक रीजन होता है सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन, इसकी लाइक फुल फॉर्म है इसका सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन, SRY की पूरी फॉर्म वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट है तो आपके पास टेस्टिस फॉर्म होते हैं और मेल डेवलपमेंट हो जाती है, अगर ये एब्सेंट है तो ओवरीज फॉर्म होते हैं और फीमेल डेवलपमेंट हो जाती है। माइनर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स जीन्स, ये भी जीन्स अगेन वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, जो कि आपके पास सेल सरफेस प्रोटीन्स, ये आपके पास इम्यूनिटी में आप लोग डिस्कस करोगे, उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। ये आपके पास सिर्फ प्रेजेंट होती हैं, लाइक ये भी अगेन वाई लिंक ट्रेट को फॉलो करती हैं। अच्छा, ये यहाँ पे ना माइनर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स जीन जो है, इसकी ना लाइक दो जीन्स होती हैं। जो नॉर्मल माइनर हिस्टोकम्पेबिलिटी जीन्स है ना, वो आपके पास ऑटोसोम में पाई जाती हैं, तो वो दोनों में प्रेजेंट होती हैं, मेल और फीमेल में। जो वाई लिंक्ड माइनर हिस्टोकम्पेबिलिटी जीन्स है ना, वो प्रेजेंट होती हैं सिर्फ वाई क्रोमोसोम में। तो मेल्स के पास ये जीन होगी, फीमेल के पास वो नहीं होगी, ठीक है। इसलिए बात आपने ये समझ लेनी है। आगे हॉलैंड्रिक ट्रेड्स, यहाँ पर ना कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले, इससे पहले मैं एक टर्मिनोलॉजी शायद भूल आया हूँ, हेमीजाइगस। हेमीजाइगस हेमीजाइगस का मतलब है कि सिर्फ एक ही कॉपी ऑफ जीन प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ वन, हैविंग जस्ट वन पेयर ऑफ जीन इंस्टेड ऑफ वन। मतलब कि मैं ये हमने इसलिए आ गया क्योंकि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है ना। अगर SRY जीन की बात की जाए, SRY जीन इज ओनली प्रेजेंट हैव इज ओनली प्रेजेंट ऑन दी वाई क्रोमोसोम, नॉट प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो ये SRY जीन जो है आपके पास हेमीजाइगस है, क्योंकि इसका एक पेयर नहीं है, ये सिंगल जीन है, हेमीजाइगस जीन्स, इसलिए ये वर्ड अपने कंफ्यूज नहीं हो जाना,
ठीक है, आगे आ जाती हैं आपके पास अगला वर्ड हाइलेंड्रिक ट्रेड्स। हाँ, हाइलेंड्रिक ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जो कि आपके पास उन जीन्स से कंट्रोल होते हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं सिर्फ वाई क्रोमोसोम में। अगर वो सिर्फ वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट है तो वो फादर से तमाम सन्स में ट्रांसफर होंगे, राइट। तो उसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस भी डिफरेंट होगा, उसको कहते हो आप हेलेंड्रिक ट्रेड्स। ठीक है, तो ये आपने जो है याद रख लेनी है ये टर्मिनोलॉजीज, राइट। तो ये था हमारे पास सारे के सारा चैप्टर। आई एम वेरी होपफुल कि हमने सारी की सारी चीज़ें कर ली हैं। लेट मी जस्ट सी अगर कोई चीज़ रह गई है। इसमें आपका होमवर्क है क्योंकि आपने जो है एक पॉइंट यहाँ पे करना है, सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स क्या होते हैं और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स कौन से होते हैं। सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स वो वाले ट्रेड्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, लिख लेते हैं यहाँ पर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स एंड सेक्स इन्फ्लुएंस। नाम से ही जाहिर है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हम सेक्स लिंकेज की बात कर रहे हैं। सेक्स कोई भी एक ट्रेट, क्या वो सेक्स पर इफ़ेक्ट करता है कि नहीं करता, मतलब कि क्या उसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस मेल और फीमेल में डिफरेंट है, उसको हम किस तरह से टेस्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस। ये बात आपने याद रख लेनी है। खैर, सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स वो वाले ट्रेड्स जो कि रिलेटेड हैं मेलनेस या फीलनेस से, फीमेलनेस से। ठीक है, मतलब कि मैं बताता हूँ, ये दे आर नॉट नेसेसरी सेक्स लिंक। ठीक है, ये सेक्स लिंक या ऑटोसोमल जीन्स दोनों से कंट्रोल हो सकते हैं। जो सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स है ना, वो आपके पास सेक्स लिंक क्रोमोसोम, सेक्स लिंक जीन्स या ऑटोसोमल जीन्स दोनों उसको कंट्रोल कर सकती हैं। लेकिन सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स हैं, किसी एक सेक्स से ही ये रिलेट कर रहे होंगे, दूसरे सेक्स में नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास जो सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स हैं वो आपके पास दो तो आ जाते हैं सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स। एक आते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड और दूसरे मैंने लिखे हैं सेक्स लिमिटेड। तो सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स क्या हैं? सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स वो वाले ट्रेड्स हैं जो कि मेलनेस या फीमेलनेस से रिलेटेड होते हैं। वो आपके पास एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम लिंक या ऑटोसोमल जीन्स दोनों उसको कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, और ये आपके पास दो होते हैं, सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस। सेक्स लिमिटेड वो वाली जीन से इन्फ्लुएंस होंगे जो कि आपके पास दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रेट जो है वो सिर्फ एक सेक्स पे प्रेजेंट होगा ड्यू टू ऑटोसोमल डिफरेंसेस और हार्मोनल डेफिशिएंसी या हार्मोनल चेंजेस, वो पाथवे नहीं प्रेजेंट, राइट। जीन्स सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, अगेन जीन इस ट्रेट की दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट है, लेकिन इसका ट्रेट सिर्फ एक ही सेक्स पे कन्फाइंड है, सिर्फ एक ही सेक्स पर लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है सिर्फ उस एक सेक्स पर? ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस्ड हार्मोनल डिफरेंसेस, ड्यू टू ऑटोसोमल डिफरेंसेस, राइट, ड्यू टू मैनी अदर डिफरेंसेस। एग्जाम्पल जैसे कि बियर्ड, ठीक है, जैसे कि जीन्स फॉर मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, अब मेल और फीमेल दोनों में आपके पास निपल्स प्रेजेंट है, राइट, लेकिन मेल में आपके पास मिल्क प्रोडक्शन नहीं होती, फीमेल में होती है, राइट। हालांकि दोनों के पास जीन्स हैं, फीमेल में क्यों होते हैं? ड्यू टू हार्मोनल डिफरेंसेस। फीमेल में आपके पास फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन नहीं है, मेल में नहीं है आपके पास, लाइक ड्यू टू हार्मोनल डिफरेंसेस आपके पास। ठीक है, हालांकि अगर मैं आपको यहाँ पे अगेन अब ना जितना ज़्यादा हम डिटेल में जाना चाहेंगे हम डिटेल में जा सकते हैं क्योंकि आपके पास आंसर ज़्यादा से ज़्यादा आते जाएंगे। और ये आपके पास लाइक एमडी कैड में इतने लिमिटेड टाइम पीरियड में इतने ये अच्छा नहीं होता। मेल के पास दोनों हैं, ऑक्सीटोसिन भी है, प्रोलैक्टिन भी है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन मेल में हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है और प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से, दोनों सेक्सेस में रिलीज़ होता है। ठीक है, लेकिन अगेन फिर आपका क्वेश्चन होगा कि सर अभी आपने कहा है कि सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स किसी एक सेक्स में कन्फाइन होंगे, क्यों एक सेक्स में कन्फाइन होंगे? ड्यू टू हार्मोनल डिफरेंसेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, राइट, हार्मोनल डेफिशिएंसी। अब आप कह रहे हो कि फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोडक्शन के आगे प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, अब मेल में भी आपके पास वो हैं हार्मोन्स, फीमेल में भी हैं, तो क्या मसला है? अगेन आपके पास मेमोरी ग्लैंड और ऑल दी अदर स्ट्रक्चर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन दोनों में होने चाहिए, लेकिन दोनों
आपके पास सिर्फ एक में है, दूसरे में नहीं है, लेकिन दोनों की जीन्स जो हैं दोनों के पास हैं। दैट इज़ द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स किसी एक सेक्स पे कन्फाइन होंगे, राइट। और उसी में जैसे कि बियर्ड प्रोटेक्शन, मैं फीमेल वुमेन जो है बियर्ड को ग्रो नहीं करती, लेकिन वो जीन को पास करती है, बियर प्रोडक्शन की जो जीन्स हैं उसको पास करती है फ्रॉम द मदर टू हर सन्स, राइट। यहाँ से आप समझ लो कि फीमेल बियर्ड नहीं प्रोड्यूस, बियर ग्रो नहीं करती, लेकिन फीमेल के पास जीन्स हैं। और क्यों जीन्स है? क्योंकि वो वाली जीन्स वो ट्रांसफ़र करती है टू हर सन्स, और उनके बच्चों की बियर्ड होती है जो बेटे होते हैं, राइट। तो ये सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स और सेक्स इन्फ्लुएंस वो वाले ट्रेड्स जो कि एक सेक्स, दोनों सेक्सेस में होंगे, दोनों सेक्सेस में वो ट्रेट होंगे, लेकिन किसी एक सेक्स में वो ज़्यादा कॉमन होंगे। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, जैसे कि बॉल्डनेस, मेल जो है ज़्यादा गंजे हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो एली है जो बॉल्डनेस की, वो एक्टिव हो जाती है ड्यू टू हाई टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। मेल में हाई टेस्टोस्टेरोन है ना, तो जो बॉल्डनेस की जो एली है वो एक्टिव हो जाती है ड्यू टू हाई टेस्टोस्टेरोन। ये ऑटोसोमल ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड। तो बस ये याद रख लेना है कि कौन सा सेक्स इन्फ्लुएंस है, कौन सा सेक्स रिलेटेड है। हमसे कुछ पूछ सकता है कि भाई बियर्ड को ग्रो कराने के लिए जो जो ट्रेट है वो सेक्स रिलेटेड है या सेक्स इन्फ्लुएंस्ड है? सेक्स रिलेटेड। क्यों? क्योंकि जीन्स दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ एक सेक्स में वो ट्रेट अपेयर हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा। और सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन किसी एक सेक्स में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो ये बातें हमने कर ली सारी की सारी। आखिर में आई थिंक मैं जीन इंट्रैक्शन में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वो आई थिंक एमडी कैट की प्लेलिस्ट में है, होगी नहीं होगी आई डोंट नो। एफएससी की प्लेलिस्ट में आई थिंक वो होगी जीन इंट्रैक्शंस। इसमें एपिस्टेसिस और बाकी पोलीजेनिक इनहेरिटेंस, बॉम्बे फिनोटाइप, वो सारी की सारी चीज़ें हम करेंगे। लेकिन क्योंकि एमडी कैट सिलेबस में है नहीं, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज जीन इंट्रैक्शंस इन दिस लेक्चर। अगर आप देखना चाहते हो तो आप वो वाली वीडियो अगर अभी तक अपलोड हो चुकी है तो आप देख लो। सो या ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम फिर मज़ीद जो है अगला चैप्टर आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे या स्पोर्ट एंड मूवमेंट, आई डोंट नो, कोई एक ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो या